हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के साइंस का 10वां चैप्टर, जिसमें हम देखेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में और जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मानव नेत्र, ह्यूमन आई के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। हम सभी लोग नेत्र की सहायता से वस्तुओं को देख पाते हैं। नेत्र के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो कि होती है प्रकाश। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकरा करके परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर पड़ता है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो मानव नेत्र के बारे में यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये मानव नेत्र है एक ठीक है, ये हमारा क्या है, मानव नेत्र है। ठीक, ये आगे का भाग है। ठीक है, जो कि जिसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। ठीक है, या कॉर्निया कहते हैं। जो कि कॉर्निया होता है ना, वो इस तरीके से होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें एक लेंस लगा होता है। ये जो उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। ये क्या होता है, पेशियों का बना होता है, उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक परितारिका होती है। ये जो ऊपर से ऐसे लगा है, ये परितारिका होती है और बीच में पुतली होती है। तो परितारिका क्या करती है ना, पुतली के साइज को छोटा बड़ा करने में उसकी मदद करती है। अब मैंने जब आपको पढ़ाया था प्रकाश 7th की क्लास में, तो मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ था कि पुतली का आकार कब छोटा बड़ा होता है। जब आप अधिक प्रकाश में रहोगे, जैसे धूप में आप रहोगे, तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। और जब आप बहुत ज़्यादा प्रकाश, जब अंधेरे में आप जाते हो, तो ये पुतली क्या होती है, बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए उसके बाद यहाँ पे एक द्रव भरा होता है जिसको हम काचाभ द्रव बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे इसको दिक् तंत्रिकाएं बोलते हैं। और ये दृश्य पटल है रेटिना, जिसपे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और मानव नेत्र में प्रतिबिंब सदैव हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता ही है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। और इसकी सूचना जो है ये यहाँ से ब्रेन को जाता है, जहाँ से उसका आप सीधा प्रतिबिंब उसका देख पाते हो इस तरीके से। ठीक है, और ये पश्चिमाभी पेशियाँ होती हैं, ये जो लेंस के आकार को छोटा बड़ा करने में, उसके फोकस को समायोजित करने में उसकी मदद करती हैं। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, हमारा इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे होते हैं, यानी कि सभी पारदर्शी होते हैं। यहाँ से प्रकाश इस तरीके से अंदर प्रवेश करता है, जिसे रेटिना या दृश्य पटल कहते हैं। ठीक, रेटिना क्या होता है, रेटिना क्या होता है, देखो ये रेटिना होता है, ये यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है ना, ये, या रेटिना को दृश्य पटल भी कहते हैं। इस पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। प्रतिबिंब मानव नेत्र प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, यहाँ पे। ठीक है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये मैंने आपको बताया ना, ये कॉर्निया होता है, यहाँ से प्रवेश करता है प्रकाश इस तरीके से, यहाँ से आगे से प्रवेश करता है, इसे हम स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, नेत्र गोलक के अग्र पृष्ठ पर एक पारदर्शी उभार होती है। ये देखिए, जो ये उभार है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे एक नेत्रोध नेत्रोध होता है यहाँ पे। ठीक, आगे चलते हैं। जो हमारा नेत्र होता है लगभग कैसा होता है, गोलाकार होता है। इसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है, इसको याद कर लेना। नेत्र का जो व्यास होता है हमारे, गोलक जो होता है उसका व्यास होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अधिकांश अपवर्तन कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और क्रिस्टलीय लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी के सूक्ष्म संयोजन करता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो लेंस है आपका, ये क्या करता है, क्योंकि वस्तु की दूरी कहीं वस्तु पास में भी हो सकती है, वो वस्तु बहुत दूर भी हो सकती है, तो उसको देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, जिससे प्रतिबिंब कहाँ पे बन सके, इस रेटिना पर बन सके। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिस्टलीय लेंस केवल ये हो गया। देखो, इसमें क्या है, कार्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशी डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अभी मैंने आपको समझाया कि पुतली छोटी बड़ी होती रहती है। अधिक प्रकाश में रहेंगे तो पुतली छोटी रहेगी, कम प्रकाश में जाएंगे तो पुतली बड़ी हो जाएगी। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा अथवा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है वह किसी भी वस्तु का नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये मैंने बताया, नोट कर लेना। नेत्र में हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। रेटिना क्या होती है, कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिससे बहुत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। देखो रेटिना कहाँ पे, ये है। ठीक है, ये इसमें क्या होती है, बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती है जो प्रकाश सुग्राही होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश सुग्राही होती हैं,
उसका होती हैं दीप प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दिग्ग तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं। मस्तिष्क इस सिग्नलों की व्याख्या करता अंतः या सूचना संशोधित करता है कि वस्तु कैसा है। या देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले प्रकाश इधर से आएगा, पुतली से होते हुए लेंस पे पड़ेगा, लेंस इसको फोकस करेगा रेटिना पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा और इसकी सूचना इस दिग्ग तंत्रिकाओं द्वारा ब्रेन को जाती है। तो ब्रेन उसका व्याख्या करता है, संश्लेषण करता है, यानी कि आपको पता चलता है कि किस चीज़ का प्रतिबिंब है, रंग कैसा है, आकार कैसा है, इन सब के बारे में आपको पता चलता है। ठीक है, अब जाते हैं समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता का मतलब होता है लेंस, जो हमारा नेत्र लेंस होता है वो किस तरीके से समायोजित करता है दूर की और निकट की वस्तुओं को देखने में। ठीक है, जैसे ये हमारा नेत्र लेंस है ना, एक मिनट देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, नेत्र लेंस है। तो क्या होगा, ये कभी पतला हो जाएगा इस तरीके से और कभी क्या हो जाएगा, इस तरीके से मोटा हो जाएगा। तो ये संयोजित करता है अपनी फोकस दूरी को, जिससे हमें प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो देखिएगा यहाँ पे अभिनेत्र लेंस रेशेदार जिलेबित पदार्थ का बना होता है। इसकी वक्रता कुछ सीमाओं तक पश्चिमाभी पेशियों द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। पश्चिमाभी पेशियां कहाँ पे होती है, देखिए ये ये जो ऊपर की पेशियां होती हैं, ठीक है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये इधर से ये, और ये जो होती है इसको पश्चिमाभी पेशियां बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अभिनेत्र लेंस की वक्रता में, एक मिनट, अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तित होने पर उसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। अगर देखो, अब देखो जैसे ये लेंस जब पतला हो जाए, जब लेंस पतला हो जाता है, एक मिनट, जब लेंस क्या होता है, पतला हो जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जब लेंस थोड़ा सा वक्रित हो जाता है, यानी कि वक्रता बढ़ जाती है, गोलाकार होने लगता है, तो इसकी फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, जब देखो जब पतला हो जाएगा इस तरीके से तो फोकस दूरी ज़्यादा हो जाएगी इसकी। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा वक्र हो जाएगा, इस तरीके से वक्र हो जाएगा तो फोकस दूरी पास में आ जाएगी। ठीक है, बहुत नज़दीक आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कि जब अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जब क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और अभिनेत्र लेंस जब अब मोटा हो जाता है तो अब तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है, निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। निकट रखी वस्तुओं को देखने के लिए हम थोड़ा सा ऐसे जोर, निकट की वस्तुओं को देखने के लिए क्या होता है, हमारा जो लेंस होता है वक्रित हो जाता है और इसकी फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। अब लेंस, अभिनेत्र लेंस मतलब जो हमारे आँख में लेंस होता है की क्षमता, यह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। तथापि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित न्यूनतम सीमा से कम नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि बहुत पास अगर आप कोई वस्तु रख दोगे तो उसको हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप एक बुक लीजिए और उसको एकदम आँख के पास ले जाइए तो क्या वस्तुओं को देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, किसी छपे हुए पृष्ठ को आँख के अत्यंत निकट रखकर उसे पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप अनुभव करेंगे कि प्रतिबिंब धुंधला है, इससे नेत्रों पर तनाव पड़ता है। किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसे नेत्र से कम 25 मीटर 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। यानी कि जो हमारे सुस्पष्ट, हमारे नेत्र की जो सुस्पष्ट दूरी होती है किसी वस्तु को देखने की, वो न्यूनतम कितनी हो सकती है, 25 सेंटीमीटर के पास अगर आप रखोगे, 25 सेंटीमीटर से कम रखोगे तो आप वस्तु को नहीं देख पाओगे। वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, इसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं। यह निकट बिंदु भी होता है। तो मानव मानव के शरीर का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समान दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकटतम बिंदु की आंख से दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, और दूरतम बिंदु क्या होता है, यानी कि 25 से, अगर मान लो ये मानव नेत्र है, एक मिनट देखते हैं, ये मानव क्या है, मानव नेत्र है हमारा, तो यहाँ से 25 सेंटीमीटर दूरी तक न्यूनतम वस्तु को देख सकते हैं। अच्छा, दूर कितनी दूर तक देख सकते हो, तो दूर की कोई सीमा नहीं है, अनंत तक हम देख सकते हैं। ठीक है, तो समान नेत्र से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। देखो कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद या कॉटरैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, जो लेंस होता है, मानव लेंस, उसको दूधिया हो जाता है तो उसमें क्या होता है, मोतियाबिंद हो जाता है, कॉटरैक्ट उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि को वापस लाना संभव होता है, यानी कि इलाज कराने से फिर से वो सही हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 दृष्टि दोष दिए हैं, इनके बारे में पढ़ें। दृष्टि दोष क्या होता है, जब हमारे आँख में किसी प्रकार से मानव नेत्र में
किसी प्रकार से कुछ कमी आ जाती है जिससे हम वस्तुओं को देख पाने में असमर्थ हो जाते हैं। कभी-कभी क्या होता है, निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाते, तो कभी दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते, कभी अन्य समस्याएँ भी हो जाती हैं, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कभी-कभी नेत्र धीरे-धीरे अपनी समंजन क्षमता का मैंने मतलब बताया कि नेत्र क्या करता है, नेत्र लेंस जो होता है वो अपनी फोकस दूरी को कम-ज़्यादा करता है, जिससे वस्तुओं को हम स्पष्ट देख सकें। इसी को समंजन क्षमता बोलते हैं, ठीक है? समायोजित करता है। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। देखिएगा, इसमें सामान्य 3 प्रकार के दोष आपको बताएँगे। एक तो है निकट, निकट यानी कि मायोपिया, ठीक है? मायोपिया, ठीक है? और उसके बाद अगर अगर हम बात करें दीर्घ दृष्टि दोष की, तो दीर्घ दृष्टि दोष जो होता है वो हाइपरमेट्रोपिया होता है, और जरा दृष्टि दोष जो होता है उसे प्रेसबायोपिया बोलते हैं, ठीक है? ये 3 दोष हैं, इनके बारे में हम अलग-अलग से पढ़ते हैं। देखो पहले यहाँ पे निकट दृष्टि दोष के बारे में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष के बारे में हम पढ़ते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जो होता है, निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टिता यानी कि नियर साइटनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है। यानी ध्यान रखो, निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तुओं को ही देख पाएगा, ठीक है? निकट दृष्टि दोष यानी कि जो लिखा है वही होता है। अगर निकट लिखा है तो निकट की वस्तुओं को देख पाएगा, ठीक है? निकट दृष्टि दोष में आप क्या देख रहे हो, निकट देख रहे हो तो निकट की वस्तुओं को ही देखोगे, परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर ना होकर के नेत्र के पास आ जाता है। ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, ठीक है? निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में किसी वो दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बन करके दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस दोष को के कारण क्या होते हैं, मैं आपको एक बार पहले समझा देता हूँ क्या चीज़ में हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पे फिगर आप देखो, जो सामान्य नेत्र होता है उसमें क्या होता है, जो अनंत बिंदु होता है वो मतलब दूर बिंदु जो होता है वो अनंत पर होता है, अनंत की वस्तुओं को देख सकते हो। लेकिन जब उसमें आपके निकट दृष्टि दोष आपके आँख में आ जाता है तो फिर क्या होता है, आप दूर की वस्तु को अनंत की वस्तु को नहीं देख सकते हो। क्यों? अनंत पर रखी वस्तु की देखिए जो प्रकाश की किरण आ रही है वो प्रतिबिंब कहाँ पे बन जा रहा है, रेटिना तो यहाँ होता है ना, यहाँ के पहले यहीं पे बन जा रहा है। तो इसके लिए फिर क्या करते हैं, इसके लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस होता है जो कि प्रकाश किरणों को थोड़ा फैला देता है, ठीक है? प्रकाश किरणों को जो फैला देता है तो फिर अवतल लेंस इसको, उत्तल लेंस जो हमारा मानव नेत्र लेंस होता है इसको संयोजित करता है, तो यहाँ पे आके प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर फिर से, और हम वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है? तो याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, NADU। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, सॉरी। देखो यहाँ पे क्या है, निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ N से निकट, A से अवतल, ठीक है? और D से दूर, दूर दृष्टि में U से उत्तल। याद करना ये लेंस है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। इसको याद कर लेना, NADU, तमिलनाडु में जो नाडु होता है उसी से संबंधित है। N निकट दृष्टि दोष, D से दूर दृष्टि दोष, ठीक है? और N से निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, D से दूर दृष्टि है तो उत्तल लेंस, इसका प्रयोग करते हैं। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि किस प्रकार से निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को थोड़ा सा फैला देता है, जिससे जो प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा था यहाँ पर, अब वो कहाँ बनने लगता है, यहाँ पे रेटिना पर बनने लगता है, ठीक है? चलो अब पढ़ते हैं हम दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि दूर दृष्टि दोष। फार साइटेडनेस क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फार साइटेडनेस क्या होता है, इसमें कोई वस्तु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि देखो दूर लिखा है इसमें ना, दीर्घ लिखा है यानी कि दूर लिखा है, दूर लिखा है तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है ऐसा, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ऐसे दोषयुक्त व्यक्ति का निकटतम बिंदु सामान्य दृष्टि निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। ऐसे व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर से अधिक काफ़ी दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण यह है कि पास रखी वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होती हैं। देखो इसका मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है।
लेकिन दूर दृष्टि में क्या होता है, दूर की वस्तु स्पर्श देती है, पास की वस्तु नहीं देती। तो हमारा जो निकट बिंदु होता है, यहाँ पे आप देखो जो निकट बिंदु है वो क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाए, यहाँ पे चला आया, ठीक है। यानी कि 25 सेंटीमीटर से, आपने देखा हो कुछ लोग क्या करते हैं, पढ़ते समय किताब को थोड़ा दूर करके पढ़ते हैं, तो उनका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूरी पे चला जाता है। इसको कैसे सही करते हैं, इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस का, मैंने आपको ट्रिक बताई ना, NADU, तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। तो यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस बाहर लगाते हैं, ठीक। जो यहाँ पे वस्तु थी जिसका प्रतिबिंब यहाँ पे क्या बन रहा था, दूर बन जा रहा था, देखो यहाँ पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो रहा था, दूर बन रहा था, रेटिना से एकदम पीछे बन जा रहा था। अब उत्तल लेंस क्या करेगा, प्रकाश को अभिसरित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, और फिर एक उत्तल लेंस अंदर भी होता है हमारे मानव नेत्र, वो भी कन्वर्ज करता है। तो दो लेंस जब कन्वर्ज करते हैं तो ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे आके बन जाता है रेटिना पर, जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो याद रखिएगा कि दूर दृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसका कारण क्या होता है, कारण क्या होता है दूर दृष्टि का, तो याद रखिएगा, अब नेत्रक लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, यानी कि जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ होता है, रेटिना से दूर बनता है। और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है। नेत्र गोलक का क्या होता है, छोटा हो जाना, नेत्र गोलक जब छोटा हो जाता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, यहाँ पे दूर बनने लगता है, ठीक है। ये इसके कारण होते हैं। आगे चलते हैं, जरा दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, आयु में वृद्धि के साथ जो जरा दृष्टि दोष होता है वो अधिकतर वृद्ध लोगों में होता है, आयु की वृद्धि के साथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे, आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, निकट बिंदु दूर हट जाता है, संशोधक चश्मों के बिना उनके पास की वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट देखने में कठिनाई होती है, किसकी वस्तुओं को, पास की वस्तुओं को। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यह पश्चिमावी पेशियों की धीरे धीरे दुर्बल होने और क्रिस्टल लेंस के लचीलेपन के कारण होता है, कारण भी दिया है। साथ ही किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए प्राय द्विफोकस बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जा सकता है, की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया, ये तो जरा दृष्टि दोष है जो वृद्ध लोगों में होता है। कारण क्या होता है, क्योंकि जो पश्चिमाप पेशियाँ होती हैं और क्रिस्टलीय लेंस में लचीलेपन की कमी हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे व्यक्तियों की जिनमें दोनों दृष्टि हो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोनों हो, उसमें हम बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, बाईफोकल लेंस में एक इसमें क्या होता है, ऊपर ऊपर जो जैसे चश्मा होता है, एक मिनट में चश्मा बनाता हूँ, देखो जैसे इस तरीके से चश्मा बना होता है, ऐसे चश्मा होता है ना, इसमें एक लेंस ऐसे लगा होता है, एक लेंस इस तरीके से लगा होता है, ऊपर आपका अवतल होता है, नीचे आपका उत्तल होता है। तो इसमें ध्यान रखिए, द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। ऊपरी भाग में आपका अवतल होता है, ए से अवतल, ऊपरी भाग में अवतल और निचले भाग में यू से उत्तल, ठीक है। उत्तल लेंस होता है, वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। आजकल संस्पर्श यानी कि कॉन्टैक्ट लेंस या शल्य हस्तक्षेप द्वारा दृष्टि दोषों को संशोधन करना संभव है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि जब दोनों दृष्टि दोष होते हैं तो उसमें हम बाईफोकल का प्रयोग करते हैं, ऊपर अवतल नीचे उत्तल। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमेना को पढ़ते हैं, जो कि है प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। आपने पढ़ा होगा, प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है, श्वेत प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश होता है या श्वेत प्रकाश होता है, जब वो गुजरता है तो फिर क्या होता है, वो अपने 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है, विक्षेपण उसका हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, समांतर परावर्तक पृष्ठों के लिए, जैसे कि कांच के स्लैब से अपवर्तित प्रकाश की किरण आपतित होने, मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट। का कहने का मतलब ये है कि जब प्रकाश किसी, जैसे मैंने पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था प्रकाश वाले में, कि जब प्रकाश इस तरीके से आता है तो यहाँ से परावर्तित होता है और फिर पुनः मतलब इसी आपतित किरण के समांतर निर्गत किरण हो जाती है, ठीक है। तो इसका कहने का ये मतलब है। लेकिन जब हम किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारते हैं, ठीक है, जब प्रिज्म से हम प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। साथ ही मैं आपको पहले प्रिज्म दिखा देता हूँ, कहाँ पे है, देखो ये प्रिज्म है, यहाँ पे ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म वास्तव में कुछ इस तरीके से होता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, 3D डायग्राम नहीं बनाया गया है। प्रिज्म जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे अगर बिंदु रख दें हम, ये आपने देखा होगा इस तरीके से प्रिज्म बनता है, इसे रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं ये, ठीक है। कुछ इमेज आ रहे हैं ना, इस तरीके से ये होता है प्रिज्म, ठीक है। ये एक मिनट, ऐसा नहीं होता प्रिज्म, ये तो पिरामिड बन गया, मैं प्रिज्म बनाता हूँ, एक मिनट।
ठीक है, मैं प्रिज्म बना के आपको दिखाता हूँ। ये तो पिरामिड है। प्रिज्म कुछ इस तरीके से होता है और ये यहाँ पे इसे हम रेक्टेंगुलर प्रिज्म बोलते हैं क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल है। ये इस तरीके से प्रिज्म होता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज की तरीके दिखाया गया, तो इस तरीके से प्रिज्म होता है। ये 3D ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से जब प्रकाश को हम निकालते हैं तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे बात को सुनिएगा। देखो पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ इसमें दिया है। देखो, इसके जो प्रिज्म होता है, इसके इसके 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे से झुके होते हैं। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के जो कोण होते हैं उन्हें प्रिज्म कोण बोलते हैं। अभी हम समझेंगे। और किस कांच की त्रिभुज प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश किस प्रकार अपवर्तित होता है, इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे मानव नेत्र के बताया गया है कि मानव नेत्र, जब मानव की मृत्यु हो जाती है तो भी नेत्र जो है वो कुछ समय के लिए क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक है, और मृत्यु के 4-5 घंटे के बाद जो है, आप 5 से 6 घंटे, 4 से 6 घंटे के बीच नेत्र को निकाल लेना चाहिए। ठीक है, और नेत्रदान करने के लिए व्यक्ति किसी भी एज का हो सकता है। नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। और जैसे कोई रोग अगर उसे है, एड्स है या हेपेटाइटिस बी सी है, रेबीज है, तो उससे नेत्रदान नहीं करना चाहिए। और देखो, नेत्र का एक युगल यानी कि नेत्र का एक जोड़ा जो है कार्निया और अंतर से पीड़ित 4 व्यक्तियों को दृष्टि दे सकता है। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि प्रिज्म से किस प्रकार परावर्तन होता है। देखिए, प्रिज्म का कोण जो होता है उसे हम प्रिज्म कोण बोलते हैं। कहाँ पे होता है, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये हमारा जो है प्रिज्म कोण होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रकाश इस तरीके से आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं पीई को हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक, और ई और एफ को हम बोलते हैं अपवर्तित किरण, जो कि प्रिज्म के भीतर है। ठीक है, अपवर्तित किरण। और जो एफ और एस होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक, ए होता है हमारा, ये वाला कोण जो होता है प्रिज्म कोण होता है। आई, ये देखो अभिलंब यहाँ पे खींचा गया है ना, तो आई जो होता है, ये वाला आई जो है, ये हमारा आपतन कोण है। और ये जो आर है, ये हमारा अपवर्तन कोण है। और ई जो है, यहाँ पे जो कोण बना है ये वाला, ये हमारा निर्गत कोण है। और जो हमारा निर्गत किरण और आपतित किरण को बढ़ाने पे जहाँ पे कट करता है, उसको हम बोलते हैं विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। ठीक, अब देखिए क्या होता है, विचलन कोण हमने समझ लिया। अब देखते हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार से होता है। देखिए, जब सूर्य के प्रकाश में जब देखो यहाँ पे देखते हैं, सूर्य के श्वेत प्रकाश से हमें इंद्रधनुष के विभिन्न वर्ण रंग किस प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, इस प्रश्न पर विचार करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिएगा, प्रिज्म से, ये देखिए यहाँ से समझ में आएगा, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किस प्रकार से होता है। प्रिज्म ने आपतित श्वेत प्रकाश को रंगों की पट्टी में विभक्त कर दिया है। इस रंगीन पट्टी के दोनों सिरों पर दिखाई देने वाले वर्णों को नोट कीजिए। पर्दे पर दिखाई देने वाले वर्णों का क्रम क्या है, तो इसमें याद रखिए, इसको याद करने का एक ट्रिक होता है, विब की ओर, यानी कि वी से वायलेट, आई से इंडिको, बी से ब्लू, और जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे ऊपर जो कलर होता है वो रेड ही होता है, और नीचे क्या होता है, वायलेट। तो इसको इस तरीके से याद करिएगा, विबियोर, और याद रखिएगा आर पहले होता है। ठीक है, और इन्हीं जो 7 रंग है, इन्हीं के समूह को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और प्रकाश का अपने अव्ययी वर्णों में विभाजन को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। वर्ण मतलब कलर से। ठीक है, तो देखिएगा, श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अव्ययी वर्णों में विक्षेपित जाता है। किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के भिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कणों पर गुजरते हैं। लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है। यहाँ पे देखो, लाल प्रकाश सबसे कम झुका है, और बैगनी जो प्रकाश सबसे अधिक झुकता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक वर्ण की किरणें अलग अलग पथों पर गुजरती हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये हुआ है, जैसे एक प्रिज्म इस तरीके से लगाया गया है। ठीक है, एक प्रिज्म इस तरीके से लगाया गया, एक प्रिज्म उल्टा करके लगाया गया है। तो यहाँ से प्रकाश जब आता है, श्वेत प्रकाश, यहाँ से 7 वर्णों में विभक्त हो गया। फिर पुनः अगर हम प्रिज्म से इसको गुजारें तो पुनः एक प्रकाश में मिलता है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई है। देखिए, सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। दूसरे समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। ठीक है, प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा, इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर गुजरे। उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण पुंज प्राप्त होती है। तो ये मैंने आपको समझाया ना, यहाँ से आया, यहाँ से वर्ण विक्षेपित हुआ। ठीक है, 7 रंगों में। फिर पुनः अगर प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी प्रकाश यहाँ पे नहीं मिलेगा, यानी कि श्वेत प्रकाश मिलेगा।
अब देखिएगा यहाँ पे इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में सूक्ष्म कणों के रूप में दिखाई देने वाले जो स्पेक्ट्रम होता है, इसमें वायुमंडल में उपस्थित जल की जो बूंदें होती हैं वो प्रकाश का विक्षेपण करती हैं, यानी कि प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं जो जल की बूंदें होती हैं। सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, तो याद रखिएगा जो जो हमारा इंद्रधनुष होता है वो हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनेगा। जल की सूक्ष्म बूंदें छोटे प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं। सूर्य की आपतित प्रकाश की ये बूंदें आपतित, अपवर्तित तथा विक्षेपित करती हैं, तत्पश्चात से आंतरिक परिवर्तन करती हैं। अंततः जल की बूंद बूंद से बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती हैं। प्रकाश के परिक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण विभिन्न वर्णों प्रेक्षक के नेत्रों तक पहुंचे। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंद्रधनुष का बनना, ये जल की बूंद है, प्रकाश की किरण इस प्रकार से आती है, यहाँ पे अपवर्तित होती है और यहाँ से इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और फिर बाहर निकलते समय अपवर्तन होता है। इस प्रकार से प्रकाश किरण निकलती है। याद रखना जो इंद्रधनुष होता है उसमें ये देखिए ऊपर लाल कलर दिख रहा है, तो ऊपर यहाँ पे देखिए इंद्रधनुष जो बना हुआ है इसमें लाल कलर ही ऊपर दिख रहा है, तो लाल रंग जो होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। इसके बाद हम वायुमंडलीय अपवर्तन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।